हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो हम आ गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एक नए लेक्चर में। ईएमआरएस के लिए ही स्पेशली है क्योंकि केवीएस में और एनवीएस में ये पूछा नहीं जाएगा। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है। क्या है? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़। हाँ, पेन चेंज कर लेते हैं भाई और इसको हम रेड कर लेते हैं। चलो ठीक है। तुम्हारा जो टीचिंग का आज का जो है वो है क्या? ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांत। किस सिद्धांत पर ये सारा काम होता है? तो भाई सीधी सी बात है, शिक्षण के सिद्धांत मनोविज्ञान, शिक्षण शास्त्र और शैक्षिक दर्शन से प्राप्त बुनियादी दिशा निर्देश हैं जो शिक्षक की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक की क्रियाओं का क्या करते हैं? मार्गदर्शन। यानी शिक्षक किस तरीके से पढ़ाएगा इसका क्या करते हैं वो लोग? दिशा निर्देश देते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं। ठीक है कि आपको भैया क्या पढ़ाना है ये नहीं बताते, कैसे पढ़ाना है ये बताया जाता है इसमें। बात समझिएगा, क्या पढ़ाना है ये नहीं बताएगा, क्या पढ़ाना है तो भैया अलग चीज होता है, कैसे पढ़ाना है ये आपको इसमें बताया जाएगा। ये शिक्षकों को शिक्षण की योजना बनाने, व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने में मदद करते हैं, जिससे प्रभावी अधिगम सुनिश्चित हो सके या इफेक्टिव लर्निंग क्या हो सकते हैं, सुनिश्चित हो सकती है। ये गोल ओरिएंटेड यानी लक्ष्य उन्मुख होती है। ठीक है, बात समझिएगा, क्या होती है ये? गोल ओरिएंटेड होती है। अच्छा, उपयुक्त ये रणनीतियां चुनने में सहायक होती हैं। ठीक है, किसमें सहायक होते हैं? रणनीतियां चुनने में। बात समझिएगा, रणनीतियां चुनने का मतलब क्या हुआ कि हमें किस विधि से पढ़ाना है। ठीक है, कभी कभार होता है प्लेवे मेथड यूज करते हैं। ठीक है, प्लेवे मेथड, तो कभी मॉन्टेसरी मेथड यूज कर लेंगे। तो हम मेथड्स ऑफ टीचिंग अभी पढ़ेंगे आगे, तो वहां पे ये चीजें उपयुक्त प्रयुक्त की जाती हैं। अच्छा भाई, ये कक्षा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? कक्षा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग, टीचर एंड स्टूडेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये कक्षा प्रबंधन में भी काम आता है। ठीक है, और शिक्षार्थियों की भागीदारी को बेहतर बनाने का काम करता है। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको बता चुका हूं कि सर्वांगीण विकास की बात करता है, यानी तीनों एस्पेक्ट CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ठीक है, अब इसको कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद कांड इसमें कर जाएंगे। चलो भाई, प्रिंसिपल ऑफ लर्नर्स एक्टिविटी। लर्नर्स एक्टिविटी के प्रिंसिपल यानी शिक्षार्थी की गतिविधि का सिद्धांत। ठीक है, ये सीखना तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से संलग्न हो। सीखना तभी प्रभावी हो सकता है जब शिक्षार्थी क्या हो? सक्रिय रूप से संलग्न हो, और यह करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, और ये किसने दिया था? जॉन डेवी ने। किसने दिया? जॉन डेवी ने दिया था, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, ये कहाँ पे काम आता है? साइंस एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट मेथड्स, इन सब में ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो काम में आता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। तो यह क्या करता है? स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, प्रयास को बढ़ाने का कार्य किया जाता है, प्रेरणा यानी मोटिवेट करने की बात की जाती है। यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक प्रेरणा जो होती है जिज्ञासा, स्वरुचि। ठीक है,
आपको जानने की इच्छा हो अंदर से। जैसे आपको हम बता दें कि भैया 2+3 = 6 होगा, तो ये आपको पता है कि गलत है, लेकिन मैं अब कहाँ हूँ, तो ये जानने की इच्छा हो सकती है कि भैया, अगर आपको तो समझ में आता है कि हाँ मैं गलत ही कह रहा हूँ, लेकिन एक छोटे बच्चे को जो इसको पढ़ाया गया है 2+3 = 5, अब उसके सामने हम अचानक से 6 कर दें, तो उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी जगेगी ना कि यार ये कैसे हो रहा है, कुछ तो इसमें गड़बड़ है, कुछ तो दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा, तो बड़ा इंटरेस्ट रखेगा कि इसको गलत सर्जी को साबित करें हम। ठीक है, तो ये चीज होती है क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, ये अंदर से आ रही चीजें, बात समझ गए। अब बाहरी प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा यानी आपको भैया हम ये कह दें कि बेटा तुम कल का हो HW करके आना, होमवर्क करके आना, तुमको एक खो टॉफी दिया जाएगा। ठीक है, टॉ- टॉफी, टॉफी दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो वो क्या हो जाता है, बाहरी प्रेरणा। अंक या पुरस्कार देना बाहरी प्रेरणा होती, और आंतरिक प्रेरणा ज्यादा बलशाली होती है, ज्यादा दिनों तक काम करता है, इसीलिए कहा जाता है सेल्फ मोटिवेटरी। क्या कहा जाता है, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, बाहरी चीजों से आप कब तक मोटिवेट होते रहेंगे, वो ज्यादा दिनों तक काम आता है नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। ये क्या करता है, हर बच्चा अपनी अलग अलग क्षमताओं, रुचियों और गति के साथ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, शिक्षक को शिक्षण में भिन्नता रखनी चाहिए, सुधारात्मक कार्य, समृद्धिकरण कार्य। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर और जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, अब हर एक स्टूडेंट का अलग अलग क्या हो सकता है भाई, अलग अलग जगह से वो आ सकता है, अलग अलग रुचियां उसकी हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलग अलग उसके अंदर प्रतिभा हो सकती है, तो सबका अलग अलग क्या होता है, इंडिविजुअल होते हैं, सब चीजें क्या होती हैं, अलग होती हैं, हर एक स्टूडेंट की अलग इंटरेस्ट होती है, अलग समझने की शैली होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का ये सिद्धांत है। ठीक है, ये हमें लेके चलना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी ये रचनात्मकता की बात करता है, यानी शिक्षण को मौलिकता, समस्या समाधान और कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी जो हम पढ़ाएं बच्चे को, उसमें क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करें। यानी हम ये कह दें कि हम मान लो कोई एक कहानी बताए, आज मान लो ये हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएं और कह दें कि भैया प्रिंसिपल्स ऑफ ये टीचिंग पे अपनी भाषा में, यानी जो मैं पढ़ाया हूँ उसको समझते हुए आप अपनी भाषा में लिख कर ले आइए, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी हो जाएगा। यानी जब आपका ही उसमें पूरा योगदान हो तो क्रिएटिविटी हो जाएगी, बात समझिएगा, वो क्या हो जाएगी, क्रिएटिविटी हो जाएगी। उदाहरण के रूप में कला प्रोजेक्ट, मुक्त प्रश्न, भूमिका निर्माण, ये क्या होते हैं, क्रिएटिविटी में ही आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इसकी बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, यहाँ पे क्या होती है, एक सुव्यवस्थित पाठ योजना स्पष्टता, क्रमबद्धता और समय संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करती है। ठीक है, ये क्या है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, नाम से ही समझ जाओ, बहुत ज्यादा इसमें ये डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम ही सब कुछ है, नाम तो सुना ही होगा, नाम ही काफी है, पता ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग। तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में क्या होता है कि भाई समझिए इसमें कि आपको जब पढ़ाने जाना है, ठीक है, तो आपके पास प्लान बनाते हैं ना, जिसको हम पाठ्य योजना बोलते हैं। तो प्लानिंग बनाया गया, अब इसका प्रिपरेशन भी करेंगे कि हमको पढ़ाना क्या है। अब मान लो कि आप फिजिक्स के टीचर हैं, आपको सोलेनाइड पढ़ाना है, ठीक है,
अब सोलेनॉइड पढ़ाना है, तो सोलेनॉइड अब पढ़ने के लिए आप इसको कैसे पढ़ाना है, कहाँ से तैयार करें चीज़ें, एक बार देख के, आपको आती हैं चीज़ें लेकिन एक बार देखेंगे आप एक बार उसको तैयार करेंगे खुद से, जिससे आपको क्लास में कोई बच्चा कुछ पूछे तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पे अटके नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन यानी सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का मतलब यह है कोऑपरेशन का बात होते हैं। यहाँ पे ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभव और विज्ञानों से जोड़ा जाता है, अन्य विषयों से जोड़ा जाता है। यानी हम अपने जो जीवन है उसके अनुभवों को अन्य विषयों से जोड़ दें। ठीक है, वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इसमें क्या होती है बातें, मान लो आपको हम पढ़ा दिए 2 + 2 = 4, तो अब आपको हम क्या कर दिए, आपको हम क्या कर दिए कि 2 ठो आम दे दिया और 2 ठो पेन दे दिया। अब कह दिया जाए कि बेटा बताओ तुम्हारे पास कितने कुल चीजें हैं, तो क्या हो जाएगा सीधे 4। यानी आपको जो बताया गया उसी को रियल लाइफ से रिलेट करना, तो क्या होता है सहसंबंध का सिद्धांत। स्टिमुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन, यानी ये क्या होता है उत्तेजना का सिद्धांत, यानी प्रोवोक करना। ठीक है, ये प्रोवोकेशन से आप समझिएगा, यानी आपको जैसे भी आपको इच्छा हो वैसे आप प्रोवोक कर दो बच्चों की, तो प्रोवोकेशन भी बहुत काम आता है। और ये प्रोवोकेशन कई टाइप के होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, इंक्वायरी होती है, क्वेश्चनिंग। इस मेथड से भी हम, और क्वेश्चनिंग सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्टिमुलेशन के लिए, प्रोवोकेशन के लिए। ठीक है, अच्छा भाई, यहाँ पे पाठ की शुरुआत किसी विचारोत्तेजक परिस्थिति से समस्या से करना। ठीक है, यानी हम कह दे बेटा आपको ध्यान होगा ये वही खूंखार चेहरा है जो अक्सर तुमको देखने को मिलता है, तो अब क्या यार ये क्या चल क्या रहा है, या तो बोर हो जाएंगे या तो फिर आपको लगेगा कि यार कुछ तो है। जैसे आपसे कह दिया जाए क्या आपने कभी सोचा कि ये आपको ग्रेविटी कैसे देखने को मिलती है, ये ग्रेविटी क्या है, इसके बारे में कभी सोचा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन है, हाँ यार बात तो सही है। तो ये क्या है प्रोवोकेशन कर रहे हैं, यानी स्टिमुलेशन कर रहे हैं आपके अंदर, क्वेश्चनिंग करके क्यूरियोसिटी इंक्वायरी हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी यानी विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत में ये कहा जाता है कि आपको हम अलग अलग चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है मल्टीपल मेथड से पढ़ाने की बात की जाती है, और उसको ध्यान में रखते हुए रुचिकर बनाए रखने के लिए विभिन्न विधियों को प्रयोग किया जाता है। इसमें आइडियो विजुअल साधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स का उपयोग किया जाता है, कहानियों का उपयोग किया जाता है। ये सभी क्या है वेराइटीज है, अलग अलग वेराइटी है ना, आपको जिस मेथड से उस मेथड से बताया जाएगा। ठीक है, चलो प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन ये है कि आपको बार बार रिवीजन करना जाए, पुनरावृत्ति कराया जाए। यानी जाहिर सी बात है हम ये जानते हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको चीज़ें समझ में आती है 80%। ठीक है, जैसे ही हम उसको एक दिन छोड़ देते हैं तो हो जाता है 20% पे आ जाता है। ठीक है, और एक हफ्ते छोड़ दें तो वो आ जाता है 2% और 1% तक ही सिर्फ रह जाता है। यानी उसका सिर्फ हमको टॉपिक का नेम याद रहता है, ऊपर ऊपर चीज़ें याद रहती हैं, अदरवाइज वो सब कुछ भूल जाता है। सोचो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तुमको सिर्फ 80%, वो भी पूरा का पूरा 100% नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, अब इसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें यूज करते हैं, अलग तरीके से हम काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें प्रैक्टिस भी कराई जाती है। अब आपको जैसे जब आप कक्षा 1-2 में रहे होंगे तो आपको जो भिन्न जोड़ घटाना ये बताया गया था, तो क्या आपको एक बार बताकर छोड़ दिया गया था, नहीं ना, आपको पर डे होमवर्क दिया जाता था, क्लास में प्रैक्टिस, क्लास वर्क दिया जाता था, क्लास में प्रैक्टिस करो, तो आपको वहाँ प्रैक्टिस भी कराया जाता था। अभ्यास और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक कहावत कही जाती है
करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, लसरी आवत जाते पत्थर सिल पर पड़त निशान। ठीक है, एक कहावत है, बहुत एक दोहा टाइप में है कि भैया अगर अभ्यास आप करते रहेंगे तो आप एकदम कितने भी मूर्ख क्यों ना हो, आप एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे कि रस्सी एक पतली इतनी होती है कि एक बार अगर पत्थर से ठोक जाए तो रस्सी टूट जाती है, कट जाएगी, लेकिन अगर उसी रस्सी को लगातार हम पत्थर पे घिसते रहें, यानी एक तरफ से एक तरफ खींचते रहें, तो वहां पे भी एक निशान पड़ जाएगा। ठीक है, बात ये समझिएगा आप लोग। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का सिद्धांत। टीचिंग यहाँ पे क्या होता है, शिक्षण को शिक्षार्थियों को समाज में जीने, सहयोग करने और विविधता का सम्मान करने के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सभी क्या होते हैं, हमारे समाजीकरण में आते हैं। ठीक है, अच्छा, कोऑपरेटिव लर्निंग अभी आपको आगे बताएंगे। ग्रुप प्रोजेक्ट और कोऑपरेटिव लर्निंग दोनों में तो भैया अलग, समूह समूह अध्ययन और सहयोगात्मक अध्ययन दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, बात समझिएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग में व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती हैं। इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी सिर्फ रिजल्ट की बात की जाती है। रिजल्ट अगर अच्छा निकले तो सबका उसमें अच्छा, रिजल्ट अगर बुरा निकले तो सबका भोगदंड। कोऑपरेटिव में रिजल्ट यहाँ पे भी सबको, यहाँ पे क्या होता है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी दे दी जाती है, यानी एक को हम दे दिएंगे मैनेजमेंट का काम, एक को एग्जीक्यूशन का काम, एक को जुडिशरी का काम दे दिया जाए, फिर एक को क्या कर दिया जाए भैया, वर्किंग का काम दे दिया जाए। तो सबका क्या दिया है, कोऑपरेटिव, यानी हम जो हमारा देश में चल रहा है वो कोऑपरेटिव चल रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप एंड वैल्यूज, चलो भैया इसकी बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप एंड वैल्यूज, अगर हम कितनी भी विद्या हम पढ़ाते जाएं, लेकिन अगर उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिक या आचारिक, ये सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की भावना ना आवे। यानी एक चाणक्य जी का एक उनका कोट है, क्या कोट है भाई, उनका ये कहना था, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है जिसमें राष्ट्र हित की या राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। और यही हमारे वेद भी कहते हैं कि आप कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं है तो आप एक अज्ञानी और मूर्ख के ही समान हैं। जैसे एक पशु होता है, उसी प्रकार से आप भी अपना जीवन जी रहे हैं, जिसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं है वो पशु के समान होता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो सिटीजनशिप यहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों को, जैसे हमारे यहाँ पे प्रजातंत्र है तो ये प्रजातंत्र के मूल्यों को पहचानना सीखे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक की बात करते हैं। प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, यानी हम यहाँ पे प्रतिपुष्टि का मतलब कि भाई हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, अब मान लो मैंने आपको पढ़ाया, अब मैं पूछ लूं कि बेटा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टीचिंग्स बताओ, तो कुछ दो चार ठिन का नाम बता दो। अब जैसे आपने कह दिया प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप एंड वैल्यूज, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप, ये सब क्या है, आप दो तीन ठिन का नाम बता सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एक हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, हम सुधार, जब हम पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि बच्चा कुछ ना कुछ गलती करेगा तो हम उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जब वो गलती करेगा तो हम उसको सही करेंगे। ठीक है, बात समझ में आए? और इसमें नियमित मूल्यांकन होता है, ये रेगुलर असेसमेंट की बात करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, ये आत्म मूल्यांकन करना चाहिए बच्चे को। अगर सेल्फ असेसमेंट किसी बच्चे में अगर आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपकी टीचिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी। क्यों अच्छी मानी जाएगी? क्योंकि अगर बच्चा इतना सक्षम हो गया है कि अपने से ही वह सही और गलत का निर्णय ले सके, तो भैया इससे अच्छा क्या होगा।
यानी अगर हम चाहते भी तो यही हैं कि बच्चा स्वयं ही अपना सही और गलत पहचान सके। तो वो इस स्टेज में बच्चा जब सही और गलत की पहचान करना सीख जाता है, तो उस स्टेज में उसको टीचर की बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो खुद का ही खुद का टीचर है। ठीक है, जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, जब वो उनको ऋषि मुनि जब हो जाते थे, जब एक तपस्या एक 10-12 साल 21 साल 25 साल जब कर लेते थे, तो उसके बाद उनके अंदर सही और गलत, स्वयं की सही और गलती पहचानने की क्षमता हो जाती थी, और इस वजह से उनको महात्मा या साधु कह दिया जाता था। ठीक है, जो अपनी ही गलती को समझ जाए, उससे अच्छा कौन होगा। और अपनी ही गलती को समझ करके, अपनी ही गलतियों को समझ करके उसका क्या कर ले, सुधार भी कर ले, तो वही तो महात्मा होता है। महात्मा तो वही है ना, कि जो भाई अपनी गलतियों को समझ ले। अपनी गलतियों को तो समझने वाले बहुत हैं, लेकिन सुधार कर लेने वाले बहुत कम हैं। तो आप इसको समझिएगा कि अपनी गलती के साथ साथ अपनी गलतियों को सुधारना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, यह जो होता है शिक्षार्थी केंद्रित होता है, और शिक्षण वैज्ञानिक होता है। ठीक है, सामाजिक रूप से प्रासंगिक होता है। ठीक है, और एक शिक्षक शिक्षक अधिगम को सार्थक, रोचक और स्थायी बनाने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करता है। भैया ये सब चीजें करना ही पड़ता है हमको, क्योंकि हमें बच्चे को सर्वांगीण विकास करना है, न कि सिर्फ किताबी ज्ञान दे देना है। किताबी ज्ञान ही सिर्फ अगर लेना हो तो आप तो किताब ही सिर्फ पढ़ सकते हैं ना। बच्चे को अगर किताबी ही ज्ञान से सिर्फ मतलब होता, तो उसको इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और इन सब चीज़ों की जरूरत क्यों ही पड़ती। हाँ, मान लेता हूँ कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ, यानी जैसे हमारा साइंस हो गया, इन सब चीज़ों में भाई हमको क्या प्रैक्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्कूल की बाकी चीज़ें की अगर सिर्फ किताबी ज्ञान देना है, उसको वो बाकी चीज़ें कुछ नहीं बताना है, तो क्या ज़रूरत है भाई, हमको स्कूल की नहीं ज़रूरत पड़ेगी ना। तो वही चीज़ है, तो आप समझिएगा। तो हम इन सब मेथड्स का प्रयोग करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कार्य। ठीक है, शिक्षण के कार्य। चलो भाई, तो अब क्या क्या इसके कार्य हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षण केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो कि अभी जस्ट आपको पीछे ही मैंने बताया। ये क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है। यानी सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। इसके कार्य शिक्षण से आगे बढ़कर शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना, प्रेरित करना, निदान करना, मूल्यांकन करना और प्रेरणा देना भी शामिल है। ठीक है, समझिएगा इस बात को आप। चलो भाई, अब अगला कार्य, जो मेजर कार्य, कितने प्रमुख कार्य तो बहुत है, प्रमुख कार्य की हम बात करते हैं। इंस्ट्रक्शनल फंक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन देने का काम करना। ठीक है, अनुदेशात्मक, ये इम्पार्ट ऑफ नॉलेज है, स्किल्स एंड एटीट्यूड। हम यहाँ पे नॉलेज उसके ऊपर प्रदान करने की कोशिश करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, और ये कोर फंक्शन होता है। ठीक बात समझिए, यानी हम जैसे हिस्ट्री पढ़ाएं या डिस्कशन करें, कुछ करें, तो वहाँ पे हम सिर्फ बच्चे को हम वहाँ इसमें इंस्ट्रक्शन वाले में क्या होता है कि सिर्फ हम निर्देश देते हैं कि बेटा ऐसे करो, करना सिर्फ तुमको है। मैं सिर्फ तुमको बताऊंगा कि हाँ बेटा ये गलती करो, इसको ऐसे कर लो, हाँ बेटा ये यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे कर लो। ठीक है, तो वो चीज होता है निर्देशात्मक, इसको अनुदेशात्मक भी कहते हैं। ठीक है, फैसिलिटेटिंग फंक्शन, यानी सहायक का कार्य। सहायक के कार्य में निर्देशनात्मक में क्या यानी इंस्ट्रक्शन में क्या अंतर होता है। सहायक वाले में इंस्ट्रक्शन के साथ साथ अगर तुमसे नहीं हो रहा है, तो मैं वहां पे जाकर खुद भी हेल्प करूंगा, यानी खुद करके तुमको दिखाऊंगा बेटा ऐसे नहीं, ये चीज को प्रैक्टिकल को ऐसे कर लेना चाहिए था, ये तुम्हारे पीओ बॉक्स में यहाँ पे गड़बड़ी है, ये चीज मैं कर सकता हूँ। इंस्ट्रक्शन वाले में सिर्फ मैं तुमको गड़बड़ी बताऊंगा, करूंगा नहीं। तुम्हारी चीजों को मैं सिर्फ बताऊंगा कि बेटा इस प्रोसेस से ये चीज करना है, उसी प्रोसेस से ही तुमको चलना है, कुछ इधर उधर नहीं कर सकते।
ठीक है। करना तुमको ये फैसिलिटेटिंग में क्या होता है कि हम तुमको नहीं आएगा तो मैं करके भी दिखाऊंगा, ये फैसिलिटेटिंग होता है। शिक्षक केवल व्याख्याता नहीं बल्कि एक सहायक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ठीक है, यह आत्म अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। बात को समझिएगा, जितनी बातें बताऊं उससे समझ जाओगे, बस बाकी चीजें इधर उधर कर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यह शिक्षार्थी केंद्रित रणनीतियों पर ध्यान देता है, प्रोजेक्ट चर्चा समस्या समाधान पर ध्यान देता है, यानी समस्या के समाधान पर भी ध्यान देना होता है, चर्चा करना भी होता है। ठीक है, ये फैसिलिटेटर का काम है। ठीक है, केस स्टडी, छात्र समाधान सोचते हैं, इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल। अब मान लो टीचर जो होता है, अगर मान लो कोई बच्चा बहुत किसी को भाई किसी प्रकार की समस्या हो गई, मान लेते हैं ऐसा कुछ हो, ऐसा करे कुछ हो ना किसी को साथ, क्योंकि ये समस्याएं जब किसी के पास आती है बेटा ना, तो इंसान को कुछ समझ में आता है नहीं उस समय पर। उस समय पर न उसको कुछ भाई दिखते हैं और न बंधु दिखते हैं, कोई होता नहीं है। और इसी वजह से हमारे भारत में गुरु शिष्य की परंपरा रही है, पिता पुत्र की परंपरा नहीं रही है। क्योंकि जो गुरु होता है ना, वो कभी भी, जो गुरु होता है वो कभी भी बच्चे को किसी भी समस्या में नहीं देखता है। गुरु अपने अपने छात्र के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो इसी बात के लिए, तो आप समझिए कि कर्ण कर्ण के लिए परशुराम क्या नहीं करने के लिए उतारे हुए थे, उनको रोका गया है, अलग बात है। जब कर्ण के साथ कितना अत्याचार हुआ था, तब परशुराम खुद आए थे कि नहीं, मेरे ही शिष्य के साथ ऐसा कौन कर सकता है। और गुरु दंड भी देने का काम करता है कि वही परशुराम थे जो अपने शिष्य के लिए पूरी सबसे लड़ने को तैयार हो गए थे, और उन्हीं शिष्य के लिए भीष्म पितामह को दंड देने के लिए तैयार हो गए थे, जबकि उनके बहुत प्रिय शिष्यों में भी आते हैं वो। ठीक है, और महारथी भी हैं, उनसे बड़ा धनुर्धर कौन है, कोई नहीं था। ठीक है, भीष्म पितामह जब भाई अंबा अंबाला अंबिका इन तीनों को हरण कर ले आए थे, तो दो के साथ पांडु और भीष्म से विवाह तो हो गया, एक बच्ची रह गई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं भीष्म से विवाह करेंगे, तो भीष्म ने मना कर दिया था। उस समय पर क्या हुआ था कि वो जो जो जिनका विवाह नहीं हुआ था वो परशुराम जी के पास गई। परशुराम जी ने कहा कि अगर ये अन्याय है तो मैं इसका दंड तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पे आए परशुराम जी, भीष्म पितामह से कहीं नहीं तुम विवाह कर लो, तो भीष्म पितामह ने कहा नहीं, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का मैंने प्रतिज्ञा लिया है, तो मैं ब्रह्मचर्य ही रहूंगा, मैं विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, और जब विवाह नहीं कर सकता, और अगर मैं गलती है मेरी, तो आप मुझे दंड दीजिए। तो युद्ध जब उन दोनों में हुआ था तो कोई भी विजयी नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे गुरु की, अगर शिष्य हारता तो गुरु की हार थी। और ये कहा भी जाता है अगर बच्चा फेल होता है तो सिर्फ बच्चा नहीं फेल होता है, उसका अध्यापक फेल होता है। क्योंकि वहां पे परीक्षा में बच्चे की परीक्षा नहीं होती कभी, हमेशा अध्यापक की परीक्षा होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप जब कभी टीचर होंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी ही पड़ेगी। बच्चा कभी फेल नहीं होता। जो हम बच्चे जो हमारे होते हैं वो बच्चा नहीं फेल होता है, अगर वो कुकर्म कर रहा है तो बच्चा नहीं फेल होता है, उसके माता पिता भी फेल होते हैं, यानी उसके संस्कार फेल होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। शिक्षक की भूमिका आदर्श मार्गदर्शक को प्रेरक के रूप में कार्य करना होता है। ठीक है, कहानियां आदर्श व्यक्ति प्रोत्साहन और विषय वस्तु को जीवन को लक्ष्यों से जोड़ना होता है। विज्ञान पढ़ाते समय अब्दुल कलाम के जीवन को छात्रों से प्रेरित करना। ठीक है, डायग्नोस्टिक, निदानात्मक कार्य, यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चे की चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी उसकी समस्या क्या है, फिर उसकी समस्या को जानते हुए उसकी कमजोरियों को पहचानने के साथ उसमें क्या करें, पहचानने की कोशिश करें कि भैया इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, ये क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, और अवलोकन परीक्षण संवाद प्रतिदृष्टि की आवश्यकता होती है। समझ गए, जब हम परीक्षण कर लिए तो हम सुधार भी करेंगे। ठीक है, तो जब एक बार डायग्नोज हो जाता है तो समाधान भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, एक बार निदान हो जाए, निदान का मतलब यहाँ पे रेमेडियल से समझ में आता है, लेकिन इसको मत समझिएगा ऐसा। रेमेडी का मतलब निदान होता है, हम निदान कहते हैं ना कि निदान कर दिया इन समस्याओं का निदान,
तो निदान का मतलब समाधान नहीं होता है, निदान का मतलब पहचान है। ठीक है, ठीक है, बात समझिएगा। निदान का पहचान होता है, समाधान। निदान का मतलब पहचान करना। शिक्षक कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण कार्यक्रम तैयार करता है। गणित में कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त अभ्यास, धीमे शिक्षार्थियों के लिए सरल नोट्स, इवैल्यूएटिव फंक्शन, मूल्यांकनात्मक कार्य। यानी अगर बच्चा अगर पढ़ लिख लिया, उसको हम पढ़ा दिए, तो अपनी पढ़ाया हुआ चेक भी तो करेंगे कि भैया वो कितना उसको आता है। तो इसके लिए निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चन आयर करो, ठीक है, क्वेश्चन पूछो, वहाँ पे क्यूरियोसिटी डेवलप करो। तो वो क्वेश्चन आयर से फीडबैक लो, क्वेश्चन आयर क्वेश्चन पुट करो, फीडबैक लो। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्ट दिया जाए, वो क्या होता है, उससे फिर हम मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा कहाँ सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। ठीक है, तो आप समझिएगा इस बात को। इसके लिए हम एक फंक्शन लाएंगे, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल फंक्शन। सोशल एंड कल्चरल फंक्शन क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। यहाँ पे शिक्षण शिक्षार्थियों को सामाजिक जीवन और लोकतांत्रिक जीवन के लिए तैयार करता है। ठीक है, सहयोग, सहिष्णु और मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह सहयोग, सहिष्णुता और मूल्यों को बढ़ावा देता है। उदाहरण, समूह प्रोजेक्ट, वाद विवाद, सामुदायिक गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, इंस्पिरेशनल, मोरल फंक्शन, नैतिक कार्य। नैतिक कार्यों में क्या है, शिक्षण का उद्देश्य नैतिक, आचारिक, सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करना भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा करके निकल लिए, यानी उसमें बच्चे को नैतिकता भी आनी चाहिए, कौन किसका क्या है, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सब क्या है, मोरल हमारे कार्य है, मोरल फंक्शन है। ठीक है, ये टीचर का काम होता है, टीचर के बड़े काम होते हैं। अध्यापक बनना बहुत मुश्किल कार्य है। ठीक है, अब कंक्लूजन, निष्कर्ष इसमें क्या होता है, शिक्षक केवल एक अध्यापक नहीं होता, ये मैं आपसे पहले कही, एक अध्यापक नहीं बल्कि एक सहायक, प्रेरक, मूल्यांकनकर्ता और सामाजिक मार्गदर्शक भी होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शिक्षक की। अगर एक सभ्य शिक्षक है समाज में, तो समाज सभ्य होगा, यह बात आप नोट करिएगा। और सभ्य समाज है तो सभ्य नागरिक होंगे, नागरिक सभ्य है तो समाज सभ्य, दोनों एक दूसरे के पूरक पूरक है। प्रभावी शिक्षण इन सभी कार्यों को पूरा करके शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। ठीक है, इस सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कार्य, शिक्षण के चरण। तो इसके कुछ चरण हैं, इनकी बात कर लेते हैं भाई, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। टीचिंग इज नॉट, शिक्षण एक चरणीय गतिविधि नहीं है, बल्कि यह 3 परस्पर संबंधित चरणों में विभाजित और व्यवस्थित प्रक्रिया है। 3 चरणों में व्यवस्थित विभाजित प्रक्रिया है, और प्रत्येक चरण यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण की योजना बनाई जाए, उसे लागू किया जाए और उसका मूल्यांकन ठीक से किया जाए। ठीक है, पहली बात तो यह कितने चरणों में है, 3 चरण में है। ठीक है, इन तीनों चरणों में व्याख्या फिलिप जैक्सन ने की थी। किसने की, फिलिप जैक्सन। इसकी व्याख्या किसने की थी, फिलिप जैक्सन ने की थी। इन्हें आगे विभिन्न शिक्षा मॉडलों में समर्थन मिला। तो अब पहली चीज, पहला इन्होंने क्या दिया था, प्री एक्टिव, पूर्व सक्रिय, पूर्व सक्रिय चरण, प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज क्या है, यह वास्तविक कक्षा शिक्षण से पहले की योजना बनानी है। यानी ये कक्षा शिक्षण की योजना बना है कि पहले ही, यानी आप क्लास में जा रहे हैं उससे पहले की योजना, तो प्री एक्टिव हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और एक हमारा पोस्ट एक्टिव होगा, प्री एक्टिव होता है, पोस्ट एक्टिव होगा, तो एक क्या होगा हमारा, उसी समय के लिए होगा। 3 इसी प्रकार से हैं, प्री, पोस्ट, प्रेजेंट। ठीक है, या प्रेजेंट पोस्ट फ्यूचर कहते हैं हम लोग। ठीक है, वही चीज है, प्री यानी पास्ट हो गया, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट है, पोस्ट यानी फ्यूचर का हो गया। अब शिक्षक पहले से ही सारी तैयारी कर लेता है,
अब इसके कुछ गतिविधियां हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी उसको पढ़ाना क्या है और किस लिए पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और किस लिए पढ़ाना है, यह पहले से ही तय करता है। यह तय करना कि शिक्षार्थी क्या प्राप्त करे, ज्ञान, कौशल, मूल्य, यह तीनों चीजें हम पहले से तैयार करते हैं कि हमको सिर्फ आज ज्ञान देना है, ठीक है, क्या करना है, ये हम पहले ही तैयार करते हैं। कंटेंट सिलेक्शन, भैया हम कंटेंट का भी पहले सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे अब ये बताइए, जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो अब मुझे कंटेंट का सिलेक्शन करना पड़ा ना, कि फेजेस ऑफ टीचिंग अभी मुझे पढ़ाना है, कि मुझे कहाँ तक पढ़ाना है, ठीक है, अभी रिफ्लेक्टिव लेवल्स वगैरह सब कुछ हैं। ये सभी क्या हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग के ये कंटेंट सिलेक्शन होता है, ठीक है, विषय सामग्री का चयन करना और उसे तार्किक रूप से व्यवस्थित करना, ठीक है, उसे तार्किक रूप से व्यवस्थित करना क्या होता है, हमारा कंटेंट सिलेक्शन होता है। फिर लेसन की प्लानिंग करते हैं हम लोग, पाठ योजना, विधियां, तकनीकें, शिक्षण सहायक सामग्री, गतिविधि, सिलेक्शन। लेसन प्लानिंग क्यों करते भाई, लेसन प्लानिंग देखो, कंटेंट सिलेक्शन और लेसन प्लानिंग में बड़ा अंतर होता है। कंटेंट सिलेक्शन में हम सिर्फ और क्या करते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है, ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव में हम क्या उनको पढ़ाना है, मतलब कि ये समझो कि उनको मुझे देना क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन का मतलब क्या है कि हमको उन्हें देना क्या है, बात समझिएगा, उसे हमें देना क्या है। कंटेंट सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि हमको पढ़ाना क्या है इसका चयन करना है। लेसन प्लानिंग में पढ़ाना कैसे है, क्या देना है, ठीक है, क्या उनको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, और क्या ये जो मिलना क्या चाहिए इसके लिए क्या पढ़ाना है, और फिर कैसे पढ़ाना है, ठीक है। फिर इसका डायग्नोज लर्नर्स एंट्री बिहेवियर, जब हम क्लासरूम में जा रहे हों तो लर्नर की एंट्री बिहेवियर, ठीक है, यानी बच्चे को उसकी ज्ञान और पृष्ठभूमि जानने में, रुचियों को जानने में। यानी अब मान लो मैं पढ़ाने चला गया, मुझे कक्षा 1 के विद्यार्थी को पढ़ाना है मान लो, और मैं पढ़ाने गया और मुझे कल कक्षा 5 का विद्यार्थी हो और मुझे पढ़ाना हो भैया भिन्न, यानी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में पढ़ाने गया, बच्चे को गुणा ही नहीं पहले पता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, भाग नहीं पता है, मान लो उसको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो पहले मैं भिन्न नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे को रुचियों को ध्यान में रख के ये चीज करना होता है। अच्छा भाई, सिटिंग सेटिंग द क्लासरूम इन्वायरमेंट, कक्षा में वातावरण तैयार करना, शिक्षण सामग्री तैयार करना, बैठने की व्यवस्था करना, ऑडियो विजुअल की तैयारी करना, ये क्या होता है भाई, हमारा रिएक्टिव फेज में आता है, ठीक है। अब इंटरएक्टिव, इसी को प्रेजेंट बोला जाता है, ये क्या है, प्रेजेंट वाला है, यानी ड्यूरिंग की बात की जाती है। एक तो हो गया पहले ही, एक होता है ड्यूरिंग या प्रेजेंट, कि इंटरएक्टिव प्रेजेंट वाला है। अब प्रेजेंट में यह वास्तविक कक्षा शिक्षण की अवस्था है, इसमें टीचर बच्चे के सामने रहता है। इस चरण में अधिगम होने के लिए शिक्षक और छात्र को आपस में संवाद करना हो, आपस में संवाद करते हैं, शिक्षक और छात्र आपस में क्या करते हैं, संवाद करते हैं, ठीक है। मेजर एक्टिविटीज, इसके क्या क्या एक्टिविटीज हैं। इंट्रोडक्शन, हम क्लास में जाते हैं तो पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ाना है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी उसका सिलेबस एक तरीके से हम देते हैं, ठीक है। और सिलेबस के साथ अब उसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं कि बेटा अगर ये चीज हो, यानी आपको मुझे पढ़ाना हो ग्रेविटेशन, तो सबसे पहले मैं क्या ग्रेविटेशन का फार्मूला पढ़ाना शुरू, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा ऐसा। मैं सबसे पहले आपके सामने प्रश्न पुटअप करूंगा कि बेटा बताओ, एक ठो डंडा, जैसे मान लो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मुझे पढ़ाना है, तो मैं एक ठो डंडा लूंगा, एक ठो चद्दर लूंगा। अब उसमें मैं एक डंडा मारूंगा चद्दर से, गंदा चद्दर रहेगा, उससे मार धूल निकलेगा। फिर मैं पूछूंगा बेटा ये क्या समझ में आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इसको तुमने कभी सोचा, ठीक है। तो उसको बच्चे के मन में लगेगा हाँ ये बात तो सही है, कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
छोटे बच्चों को, हालांकि आप लोग तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं और बहुत बड़े मूर्ख भी होते हैं, जितने समझदार व्यक्ति होते हैं उतने ही मूर्ख भी होते हैं सब। चलो प्रेजेंटेशन, अब मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे क्वेश्चन करना है, अब क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए भैया हमने वीडियो ऑडियो का प्रेजेंटेशन करते हैं, वीडियो का प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। और साथ में हमने करके भी दिखाया आपको सामने कि भैया डंडे से मारा, देखा धूल उड़ गया, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन है, यानी प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी हमारा अच्छा होना चाहिए। इंटरेक्शन, ठीक है, और पार्टिसिपेशन, यानी बच्चे और मेरे बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, आपके और मेरे बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। यूज ऑफ टीचिंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स का हम यूज करते हैं। एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, रीइंफोर्समेंट, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, गाइडिंग लर्नर एक्टिविटी, लर्नर की एक्टिविटी को भी हम ध्यान में रखते हैं कि लर्नर क्या कर रहा है। क्या नहीं, ये समझ लो कि उस समय पर कक्षा के दौरान जो जो काम बच्चा करेगा वो सब इंटरएक्टिव में आएगा, ठीक है। गाइडिंग लर्निंग, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सक्रिय प्रतिभागी हो, न कि निष्क्रिय श्रोता, ठीक है। सक्रिय प्रतिभागी होना चाहिए, निष्क्रिय श्रोता नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं भाई, शिक्षक चार्ट का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण समझाता है, प्रश्न पूछता है कि छात्रों को धूप में रखे पत्ते का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनके निष्कर्षों पर चर्चा करता है, ठीक है। पोस्ट एक्टिव, यानी अब पढ़ा लिए हम आपको, उसके बाद का क्या काम होगा, तो पोस्ट एक्टिव में मूल्यांकन और चिंतन का चरण है। यह शिक्षण के प्रभावशीलता का आकलन करने और शिक्षण में सुधार करने में मदद करता है, ठीक है। अच्छा भाई, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आउटकम, भैया उसको आया कितना, इसको हम किस तरीके से तय करते हैं, मौखिक परीक्षाओं, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के माध्यम से। फीडबैक, फीडबैक में हम त्रुटियों को सुधारने के लिए शंकाओं का समाधान करना होता है, सुदृढ़ीकरण होता है कि भैया हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप जो गलती करेंगे उसको मैं सुधारूंगा। पहले मैं प्रश्न पूछूंगा फिर उसको सुधारूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें आत्मचिंतन के लिए कहूंगा, रिफ्लेक्शन ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन ओन टीचिंग, अपने शिक्षण पर चिंतन करें। अगर जो मेरी गलती हुई है, अब ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, तो अब मुझे अपने अपने ऊपर ही सुधार करना पड़ेगा, भैया मुझे किन किन चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। फॉलो अप रिमेडियल टीचिंग, और बच्चे को मैं अपनी ही गलतियों को मुझे समझ में आ गया, तो अब आपको मैं कमज़ोर छात्रों के लिए जो इनको नहीं समझ में आया उसको अब मैं क्या करूँगा, रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करूँगा, यानी उनको हम प्रोवाइड करेंगे क्या, ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करेंगे। वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे प्रकाश अंश पढ़ाने के बाद छोटा सा देना, कापियाँ जांचना है, भ्रांतियों को दूर करना, संघर्ष कर रहे छात्रों को अतिरिक्त उदाहरण देना। अब हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन रहेगा, कन्फर्म मान लीजिए एक क्वेश्चन, यहाँ से तो रहना ही रहना है, कुछ कर लो, लेवल्स ऑफ टीचिंग से। और ब्लूम से भी रहना ही है, कन्फर्म है, कोई नहीं रोक सकता। लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो लेवल्स ऑफ टीचिंग अगर आपको आप पढ़ लेंगे तो यहाँ इसको कंप्लीट कर दूंगा, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक मतलब एक यूनिट खत्म होगा आपका, ये बात ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक का मतलब एक टॉपिक ही नहीं पूरा होगा, एक यूनिट खत्म होगा। चलो भाई, तो लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण एक समान प्रकार का नहीं होता, यह शिक्षार्थियों की मानसिक क्षमताओं और अधिगम कार्यों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न स्तरों पर होता है। चलो भाई, जब विभिन्न स्तरों पर है तो देख लेते हैं किन किन स्तरों पर है। शिक्षण के 3 मान्य स्तर हैं इस प्रकार। पहला, मेमोरी लेवल, इसको जॉन एफ हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है। एफ हर्बर्ट, हर्बर्ट याद करना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को मॉरिसन ने दिया था, एच एम एच एम एच एच एम एच,
याद कर सकते हो, अचमच, 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 अचको, मचको, कचको। भैया अपने हिसाब से याद कर लो, अचमच हम बता दिया, अब आपको समझना है। रिफ्लेक्टिव को, ये क्या होता, थॉटफुल टीचिंग होती है और अपर थॉटफुल होती है, ये थॉटलेस होती है। ठीक है, ये उच्च विचारणपूर्ण शिक्षण या परावर्तनीय स्तर होता है, इसको हंट ने दिया था। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया? हंट ने दिया। अचमच, हर्बर्ट मॉरिसन हंट। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की मीनिंग क्या होंगे, इसकी बात करते हैं। मेमोरी लेवल, यह शिक्षण का सबसे निम्न स्तर होता है जिसमें रट कर याद करना हो, तथ्यों, सूचनाओं, परिभाषाओं या सूत्रों को दोहराना। ठीक है, यानी कक्षा 5 तक विद्यार्थियों को रट्टाफिकेशन पे, अभी तो हाल फिलहाल रट्टाफिकेशन पे ज्यादा बल दिया था। कक्षा 1 वालों को तो सिर्फ रटाया जाता है, सिर्फ रटाया जाता है फैक्ट्स को, मतलब कि क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गमला। कहा जाता है, यही तो बताया जाता है कि आपको कुछ और पढ़ाया गया था। आपको जब पढ़ाया गया होगा ए फॉर एडवांसमेंट अगर पढ़ाया होगा तो भैया आप महान हैं, आपके टीचर महान थे। हमें तो ए फॉर एप्पल ही पढ़ाया गया था, हम कमजोर विद्यार्थियों में से थे। ठीक है, आप महान हो सकते हैं, आपको ए फॉर एडवांस पढ़ाया गया है, आप एडवांस ही हैं। चलो भाई, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं, इस प्रक्रिया में शिक्षक का प्रभुत्व होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, शिक्षक का प्रभुत्व होता है, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण रखता है। इसमें ज्ञान थोपा जाता है, अधिगम यांत्रिक होता है। ठीक है, समझ या अनुप्रयोग पर कोई जोर नहीं होता है, यानी यहाँ पे समझ में आया कि नहीं समझ में आया कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ रट लो और कुछ बोलना नहीं, पीट पाट की एकदम बराबर कर देंगे। छात्रों को जानकारी याद करना और दोहराना। शिक्षण विधियां, व्याख्यान, डिक्टेशन, अभ्यास, रट कर सीखना। ठीक है, शुरुआती छात्रों, छोटे बच्चों या जब तथ्यात्मक आधार आवश्यक हो तब उपयुक्त है, बाकी जगहों पर उपयुक्त नहीं होता है। परीक्षण, मौखिक, लिखित, स्मरण पत्र, रिक्त स्थान भरना, एक शब्द उत्तर। ये इसका क्या है, मेमोरी लेवल टीचिंग के भी परीक्षण है। अब हो गया भाई प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर क्या होता है, शिक्षार्थी के लिए उपयोगी होता है, उच्च अधिगम के लिए आवश्यक तथ्यों की नींव बनने में सहायक करता है। भैया अगर हमको ये 1 2 3 अगर पता नहीं है, फॉर एप्पल पता नहीं है, क से कबूतर पता नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या का हमको पता ही नहीं, हम क से कबूतर पढ़ लेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हम पहले चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है, ये पूरा लिख ले, ये सब पढ़ ले रहे हैं, ऐसे पढ़ ले रहे हैं, इसको मुझे समझाया गया, पढ़ाया गया, तब पढ़ रहे हैं। अब तुमको नहीं पता है तो हम इसमें मेरी गलती है क्या? पढ़ो, नहीं पता है तो। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग शिक्षण का मध्य स्तर होता है जहां शिक्षार्थी ज्ञान को समझते और व्याख्या करते हैं और लागू करते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी ज्ञान को समझते हैं, यहां सिर्फ समझना होता है, अपनी भाषा में लिख लेना। ठीक है, अब मैं तुमको जैसे मैं समझाऊं, ठीक है, मैं जैसे तुमको समझा दूं कि बेटा ये टीचिंग एप्टीट्यूड ये चीजें हैं, और मैं तुमको समझा दूं ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और इसको तुम अपनी भाषा में लिख भी ले रहे हो तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। यानी तुम रट लिए तो मेमोरी लेवल हुआ, तुम समझ लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल हुआ। अब उसमें से तुम नई चीजें निकाल लिए, उसमें से तुम क्या किए, नई चीजें निकाल लिए, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा। बात को समझना, बात को पकड़ना, नहीं तो फिर रोते रह जाओ, मेरा क्या जा रहा है इसमें, तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। शिक्षण अधिक विचारपूर्ण होता है, छात्रों को सीखी हुई चीजों का अर्थ निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। ठीक है, केवल क्या पर नहीं बल्कि क्यों और कैसे पर ध्यान दिया जाता है। बात को समझना है, क्यों और कैसे पर ध्यान दिया जाता है, सिर्फ क्या पर नहीं। ऑब्जेक्टिव, समझ और अंतर्दृष्टि विकास करना,
शिक्षण विधियां, चर्चा, व्याख्या, उदाहरण, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चनायर मेथड। ये मेथड होते हैं क्या? अंडरस्टैंडिंग लेवल के। शिक्षार्थी विचारों की तुलना, भेद और आपसी संबंध स्थापित कर सकते हैं। यानी यहां पे कंपैरिजन शब्द आ जाए, ठीक है, डिफरेंशिएट शब्द आ जाए, ठीक है, रिलेशन शब्द आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भैया? वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाएगा। टेस्टिंग, एप्लीकेशन बेस्ड यानी अनुप्रयोग आधारित प्रश्न, तर्क वितर्क, समस्या समाधान, ठीक है, ये क्या हो जाता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित करता है। शिक्षार्थी नए संदर्भों में ज्ञान लागू करने में मदद करता है। उच्च स्तरीय अधिगम के लिए आधार तैयार करता है। रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, अब रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा आपको ढंग से। शिक्षण का सर्वोच्च होता है, शिक्षण का सर्वोच्च और सर्वाधिक विचारशील स्तर होता है। इसको दिया किसने था? नहीं, हंट ने दिया था। पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था मॉरिसन ने, लेकिन इसको दिया था हंट ने। हमको यही चीज याद करके रहना है, ठीक है। बाद में अन्य विद्वानों द्वारा विकसित किया गया। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षक मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाता है। शिक्षक किसकी सहायता निभाता है? ये टोटली क्या होता है? ये वाला शिक्षार्थी केंद्रित होता है, ठीक है। परिकल्पना खोज, अन्वेषण और शोध उन्मुखता पर ध्यान। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके? आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल, रचनात्मक क्रिएटिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, इन सब का विकास करना होता है। शिक्षार्थी विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और नए विचार उत्पन्न करते हैं। ब्लूम की उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का उच्च स्तर, ठीक है। एनालाइज करना, इवेल्युएट करना और नई चीज क्रिएट करना, ये अपर लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ठीक है। शिक्षण समस्या समाधान, प्रोजेक्ट पद्धति, शोध आधारित असाइनमेंट, केस स्टडी, ठीक है। ये चीज याद रखना कि इन विधियों से हम इसमें शिक्षण करते हैं। परीक्षा मुक्त प्रश्न उत्तर, यानी बच्चे को जो इच्छा हो वो प्रश्न पूछे और उसी हिसाब से मुझे उत्तर भी देना होगा। निबंध लिखना, ठीक है। प्रयोग, प्रोजेक्ट, ये सभी क्या होते हैं? इसके परीक्षण होते हैं। स्वायत्तता, मौलिकता को बढ़ावा देना, ठीक है। छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करना, ठीक है। अस्थाई और गहन अधिगम की ओर ले जाता है। स्मृति का उपयोग केवल आधार के रूप में होना चाहिए, अंत के रूप में नहीं होना चाहिए। समझ स्तर नियमित विद्यालय शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। परावर्तनीय स्तर अंतिम लक्ष्य होना चाहिए ताकि स्वतंत्र और आलोचनात्मक शिक्षार्थी तैयार कर सके, ठीक है। तो यह हमारा हो गया पहली यूनिट आज समाप्त। अब हम अगली यूनिट फिर शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहेंगे। ये बाकी इसके बाद क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करा देंगे अगर टाइम मिला तो। बहुत बहुत धन्यवाद।